प्यारे छात्रों, आज हम सभी लोकतंत्र के संघर्ष की कहानी को देखेंगे। लोकतंत्र के लिए बहुत सारे देशों में संघर्ष की प्रक्रिया बहुत जोर शोर से चला। क्रांति का दौर आया, तब जाकर के किसी भी देश में लोकतांत्रिक स्थिति को बहाल किया। लोकतंत्र ऐसा नहीं कि स्वतः बहाल हो जाता है। केवल एकमात्र ब्रिटेन ऐसा देश है, यानी इंग्लैंड, जहाँ पर लोकतंत्र स्वतः बहाल हो गया, यानी कि वहाँ के जो शासक थे उन्होंने लोकतंत्र को बहाल किया। तो हम लोग आज यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे जहाँ पर हमें यह पढ़ने को मिलेगा कि कैसे लोकतंत्र के लिए वहाँ की जनता ने संघर्ष किया, प्रयास किया, तब जाकर वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। सबसे पहला उदाहरण हम लोग देखेंगे नेपाल। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे भारत के और हमारे बिहार के उत्तर में अवस्थित है, उसका हम लोग उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। हम सब जानते हैं कि 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को अंततः सफलता भी मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि उस आंदोलन में 7 राजनीतिक दल का गठबंधन तो था ही, उसे जन समर्थन प्राप्त था, अर्थात आम जनता उसे सपोर्ट कर रहे थे। नेपाल की जनता भी यह चाह रहे थे कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली, और इसी क्रम में वहाँ पर 24 अप्रैल यानी कि 18 दिन के बाद 24 अप्रैल 2006 को नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को बहाल किया और अपने सत्ता को 7 राजनीतिक दलों के पास हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ और नेपाल में लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ, और विश्व में अनेक देशों के नाम हम गिनाए जा सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे लोकतंत्र बहाल हो। इसी प्रकार से अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे चिली का। चिली एक देश है। हम सब जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र के लिए बहुत सारा प्रयास चला है। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिली। वहाँ की कहानी है 11 सितंबर 1973 ईस्वी को लोकतंत्र समाप्त करके सैनिक शासन स्थापित हो गया। मतलब वहाँ पहले से लोकतंत्र था, उसे समाप्त करके वहाँ पर सैनिक शासन को स्थापित कर दिया गया, और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति जो वहाँ के तत्कालीन थे आयंदे की हत्या करके शासन की बागडोर जनरल आगस्तो पिनेसो ने हत्या लिया, और जनरल आगस्तो पिनेसो ने हत्या लिया और 17 वर्षों तक वह चिली का राष्ट्रपति बना रहा। इसी क्रम में 1988 में उसने इस पर क्या किया, एक प्रयोग करना चाहा। सोचा कि हम वोट करा करके देखते हैं, जनता हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम 17 साल राज किए हैं, तो हमारी लोकप्रियता बढ़ चुकी होगी। और उसने वोटिंग कराने का निर्णय लिया, लेकिन मतदान करने के बाद पासा पलट गया और अपार बहुमत से जनता ने पिनेसो की सत्ता को नकार दिया, और चिली की जनता अपने लोकतांत्रिक छवि को, अपने लोकतांत्रिक शासन सत्ता की स्थिति को भूल नहीं पाई, और वहाँ पर अंततः क्या होता है, वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ और वहाँ पर आगे चल कर के मिशेल बैचेले को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। तो दो हम लोग घटना देखिए, एक नेपाल का, एक चिली का। उसी प्रकार हम लोग एक घटना और देखेंगे। वह घटना क्या है, एक अलग देश का है, आइए हम सभी देखते हैं। उसी प्रकार से विश्व के कुछ ऐसे भी देश हैं जहां न तो राजतंत्र थी, न तानाशाही, न सैनिक शासन, लेकिन वैसे भी देश में तानाशाही के चंगुल से मुक्त होने के लिए और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जनता वहां की बेचैन थी। इसी का एक उदाहरण है पोलैंड। पोलैंड की घटना है। वहाँ पर क्या था, पोलैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का तानाशाही था, यानी यह अपना वर्चस्व जमा करके अपने मनमानी ढंग से शासन को चला रहा था। अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, यानी कोई भी दूसरा राजनीतिक पार्टी वहाँ शासन सत्ता में भागीदार नहीं हो सकता था, वह अपना ढंग से शासन को नहीं चला सकता था। इसी क्रम में वहाँ पर एकल दल की सरकार के रवैये के विरुद्ध वहाँ के मजदूर संगठित हो रहे थे। हालांकि
पोलैंड का एक और यह बहुत बड़ी विडंबना था कि वहाँ पर आप हड़ताल नहीं कर सकते थे, आप वहाँ पर कोई तालेबंदी नहीं कर सकते थे, किसी चीज़ के लिए आंदोलन नहीं कर सकते थे, सब गैर कानूनी था। अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी, मूल अधिकारों से लोग को अलग कर दिया गया था। इसी क्रम में साहस करके वहाँ पर एक महिला कर्मचारी लेलिन जहाज कारखाना से निष्कासन के प्रश्न पर मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। और लोक बेलेसा नाम के कर्मचारी थे, उन्हीं के नेतृत्व में मजदूर का संघर्ष शुरू हुआ और धीरे धीरे लोक बेलेसा इस आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय स्तर का रूप दिए और वह आंदोलन में लोक बेलेसा को सफलता मिली और एक नया मजदूर संगठन बना जिसे सॉलिडेरिटी का नाम दिया गया और एक राजनीतिक दल के रूप में वहाँ पर कार्य करने लगा। और धीरे धीरे मजदूर संघ इतना एकत्रित हो गए, इतने एकजुट हो गए कि लोकप्रियता को बढ़ते देख करके वहाँ के तत्कालिक सरकार 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। जैसे अपने देश में 1975 में इमरजेंसी लगा था, उसी प्रकार से वहाँ पर एक तरह से इमरजेंसी ही कहा जाए, मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई। अंत में सरकार ने मजदूर संघ से समझौता करना पड़ा और सरकार द्वारा स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग स्वीकार की, क्योंकि सभी मजदूर, सभी वहाँ के जनता यही कहते थे कि क्या किया जाए, आप जनमत कराइए, वोटिंग कराइए, तब आप सरकार में रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो शासन का हस्तांतरण होना चाहिए। और इसी क्रम में पोलैंड में कुल 100 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 99 सीटों पर लोक बेलेसा जो वहाँ पर मजदूरों के नेता थे, उनकी पार्टी चुनाव जीती और मात्र एक सीट जो वहाँ पर तानाशाही था जिसका वे जीत करके रह गए और 99 सीट जीतने के बाद लोक बेलेसा वहाँ के पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो यह कहानी हमें बताता है कि लोकतंत्र कैसे संघर्ष देता है, उसके बाद हमारे देश में या किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की शुरुआत वह कहाँ से हुई, अपने भारत से हुई, अपने बिहार से हुई और अपने बिहार के वैशाली से हुई। यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला देश हमारा देश भारत है, हमारा राज्य बिहार है, जिसे हम सभी लिच्छवी गणतंत्र के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के अध्ययन में देखा जाए तो 6ठी सदी ईसा पूर्व का समय आता है, जिसे महाजनपद काल भी कहा जाता है। उस महाजनपद काल में 16 ऐसे राज्य थे जिसमें अधिकांश राज्य लोकतांत्रिक थे और उसमें सर्वप्रथम, सर्वप्रमुख, सर्वशक्तिशाली, सभी ओर से सुरक्षित राज्य जो था वह लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली में अवस्थित था, वह क्या था, विश्व का पहला लोकतंत्र था। ऐसे गणराज्यों में कपिलवस्तु, शाक्य, कुशीनारा, पावा, मल्ल, मिथिला, विदेह तथा अनेक छोटे मोटे राज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं जहां लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित थी। परंतु भारत के लोकतंत्र के शासन विकास में लिच्छवी गणतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी, ठीक है, जिसे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल कहा जाता है। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी, जिसके संस्थापक राजा विशाल थे। याद रखना है, लोकतंत्र के संस्थापक राजा लिच्छवी गणतंत्र के कौन थे, राजा विशाल। वर्तमान में वैशाली बिहार का एकमात्र जिला है, परंतु लिच्छवियों से संबद्ध होने के कारण आज भी वैशाली भारत के मानचित्र और पूरे विश्व के मानचित्र पे अपना विशेष स्थान रखती है। उसी प्रकार से लोकतंत्र का बहाली धीरे धीरे अनेक देशों में होने लगा। अब अनेक देशों में होने के कारण साथ साथ हम सब उदाहरण देखेंगे इसी प्रकार से घाना का। एक देश घाना है जहाँ पर इसी तरह का समस्या अभी भी देखने को हाल फिलहाल तक मिलता रहा है। अब घाना का उदाहरण किस प्रकार है सो हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 1787 के लोकतांत्रिक संविधान को उत्तरी अमेरिका में स्थित एक जगह है, जिसके बाद में वहाँ पर उतार चढ़ाव भी लोकतंत्र में देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में एक देश है घाना, जहाँ पर एनक्रूमा का शासन था, उन्हें कैसे हटाया गया, कैसे वहाँ पर शासन सत्ता में उलटफेर होता रहा, तो यह उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है। आज भी लोकतंत्र के संघर्ष के लिए विश्व में बहुत सारे देश संघर्ष की स्थिति से गुजर रहे हैं।
बहुत सारे इतिहासकारों ने, राजनीतिक शास्त्रों ने, राजनीतिज्ञों ने यह कहा कि 21वीं सदी क्या है, लोकतंत्र का समय है, लोकतंत्र का काल है। अब अभी के समय में उदाहरण हम लोग देखें तो म्यांमार का यह बहुत ही बड़ा उदाहरण है। आज भी कई देश लोकतंत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील है। म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है, कालांतर में बीते हुए समय में भारत का एक अंग हुआ करता था, जो आज़ादी के कुछ ही क्षण पहले वो हमसे क्या हुआ था, अलग बना था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1948 में म्यांमार औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ और अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में सफल रहा। वहां पर लोकतंत्र बहाल हो गया। फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि 14 वर्ष के शासन के बाद 1962 में वहां सैनिक शासन की स्थापना हो गई और लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद 1990 में वहां पर फिर से निर्वाचन हुआ और आंग सान सूची के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, वह जीत भी गई। फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां के सैनिक शासन ने निर्वाचन को अस्वीकार करते हुए अपने पद को छोड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव हार गए, आंग सान सूची चुनाव जीत गई, फिर भी वहां के जो सैनिक शासक थे वे अपने पद खाली करने से इनकार कर दिए और आंग सान सूची को सत्ता नहीं सौंपे। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वहां के सैनिक शासन ने निर्वाचन को स्वीकार तो किया ही, साथ साथ वह सूची को, उसके समर्थक नेताओं को जेल में डाल दिया। जीतने के बाद भी, चुनाव जीत गए, उन सबको क्या किया, लेकर के जेल में कैद कर लिया और लोकतंत्र के समर्थकों को बहुत सारे यातनाएं सहनी पड़ी। परंतु म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आज भी संघर्ष जारी है। 13 नवंबर 2010 को सूची की नजरबंदी समाप्त कर दी गई, यानी कहाँ रखा था यह पता भी लोग को नहीं चलता था, परंतु उनका संघर्ष जारी है। सूची के नेतृत्व में लोकतंत्र के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है और इसके लिए सूची को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब देखते हैं कि आंग सान सूची का यह सपना कब साकार होता है। तो यह संघर्ष का अभी कार्य चल ही रहा है। इसी आधार पर देखा जाए तो वैश्विक लोकतंत्र का परिकल्पना किया गया कि पूरा विश्व जैसे एक देश लोकतंत्र के आधार से चलता है, इसी प्रकार से पूरा दुनिया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार से चले। इसी उद्देश्य से हमारे विश्व के सभी बड़े बड़े विकसित देश के नेताओं ने एक कल्पना किया और उनका उद्देश्य यह था कि हम सभी क्या करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करें। और ये इसी का परिणाम है कि वैश्विक लोकतंत्र के लिए ही सभी देशों ने मिलकर के विश्व स्तर पर संप्रभुता स्थापित करने के लिए यह कार्य शुरू किया और वर्तमान में 193 सदस्य देश मिलकर के, ठीक है, सुरक्षा परिषद 193 देश मिलकर के क्या किए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। जैसे हर नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार होता है, उसी प्रकार से 193 सदस्यों में से 193 को भी एक एक मत देने का ही अधिकार है। और इसी क्रम में लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर यह पता चलता है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यह बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है और इसका अपना एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर करते हैं। इसकी भूमिका वैसी ही है जैसे किसी देश के संसद भवन की होती है, ठीक उसी प्रकार से यह कार्य करती है। शांति तथा सुरक्षा, मानव कल्याण, मानव के अधिकार का प्रतिपादन करने वाली सभी मामलों पर महासभा विचार विमर्श करती है और संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करना भी होता है। इसी प्रकार से इसमें 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में होते हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष पर परिवर्तित होते रहते हैं, जिन्हें अस्थायी सदस्य कहा जाता है। भारत कई बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। वर्तमान समय में भी भारत क्या है, अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य जो हमेशा बदलते रहते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें वीटो पावर यानी निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी मुद्दा पर ये पांचों अगर एकमत होते हैं, एकजुट होते हैं, तब ये मुद्दा पास होता है या स्वीकृत होता है। अन्यथा 5 में से कोई एक व्यक्ति भी उससे अलग हो जाता है, 4 का विचार एक रहता है, एक का विचार भी अलग होता है, तो वह उस मुद्दा को पास नहीं कर सकता है। जैसे कश्मीर का मामला बार बार उठता है,
चारों देश, चीन वाले, अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले कहते हैं कि यह ठीक है, सब पास हो जाएगा, लेकिन रूस वाला बार बार भारत का मदद करता है, जिसके कारण कश्मीर का मामला रुक जाता है। नहीं तो ये चारों का अगर बस चले तो कश्मीर को कब के कब पाकिस्तान में मिला देगा, और पाकिस्तान से फिर चीन वाला या कोई देश उसको अपने अधीन कर देगा। लेकिन यह बिट्टो पावर का ही काम है कि वह बचा रहता है। तो इस तरह से विश्व स्तर पर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करते रहता है, और इसके और भी कई कार्य हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई अगर झगड़ा होता है, कोई दो देशों के बीच का विवाद होता है, तो कहाँ सुलझेगा? तो इसके लिए कोई चाहिए विश्व लेवल का कोर्ट। अपने देश में लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन भारत पाकिस्तान का मामला होगा, भारत चाइना का मामला होगा, भारत श्रीलंका का मामला होगा, तो कहाँ जाएगा? वह कंडीशन में जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विश्व बैंक, हमारा आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट होता है, हम पैसा लेते हैं, खर्च करते हैं। अब देश को पैसा घटेगा, बड़ा स्तर पर कोई कार्य करना पड़ेगा, तो क्या करेगा सरकार? कहाँ से? अभी महामारी का समय है, अभी खर्च बहुत सारा है देश में, अगर सरकार को जरूरत पड़ेगा तो क्या करेगा? विश्व बैंक से कर्ज लेगा। उसमें कोई आदमी का अकाउंट नहीं होता है, देश का अकाउंट। सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा, इस तरह से ये सभी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। ये सभी हमें याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह सब के सब कहाँ है? वह अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है। ये सब हमें याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि लोकतंत्र से संबंधित जो संघर्ष की कहानी है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो जानकारी है, वह आपके बीच में रखने का प्रयास किया। अब आगे के वीडियो में लोकतंत्र क्या होता है, क्यों आवश्यक है, इसको हम सभी देखेंगे। धन्यवाद।